गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पिछले क्लासेस में आप लोगों को से डिस्कशन किया था क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर्स में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग्स और डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग्स के बारे में। तो चलिए मैं आज का नया टॉपिक लाया हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को जानने से पहले मैं पिछले क्लासेस का आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, रिकैप करवाऊंगा। तो चलिए मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को रिकैप करवाता हूं कि मैंने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में वो टर्म्स लिखवाया था, 7 टर्म लिखवाया था। उस टर्म को एक बार रिपीट करते वो टर्म्स कहता क्या है। देखिए दोस्तों, उस डिफाइनेशन का पहला टर्म्स था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इससे क्या समझते हैं? देखिए अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इससे आप समझिए कि अकाउंट जो है वो सिस्टम से चलता है, मतलब एक रूल से चलता है। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो उसे तो हम नहीं किसी तरह रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे हमने अगर माल बेचा, सामान को बेचा, तो क्या मैं ये लिख दूंगा कि मैंने दही बेच दिया, मैंने मोबाइल बेच दिया? क्या इस तरह लिख सकते हैं? नहीं ना। उसको लिखने का एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं वो मैं बतलाता हूं। तो चलिए आगे बात करते रहेंगे इस विषय पर। तो पहले लाइन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 1 आता है आइडेंटिफाइंग। देखिए दोस्तों, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो ट्रांजैक्शंस बहुत तरह के होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हम सोशल मोटिव से बिजनेस कर रहे होते हैं, वहां की ट्रांजैक्शन से हमें बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर हम मोबाइल शॉप की बिजनेस कर रहे हैं और वह क्या कोई प्रॉब्लम लेकर, कोई समाज से कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आया और मैंने उसे 1000-2000 रुपए दे दिया, तो क्या मैंने वहां पे कोई ट्रांजैक्शन किया? क्या मैंने पैसा तो दिया, क्या मैं उससे कुछ ले पाया? नहीं ना। तो क्या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? ड्यूल इफेक्ट्स होना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं बतलाता हूं। जैसे कि ड्यूल इफेक्ट्स मतलब कहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। जैसे मैंने मोबाइल सेल किया तो यहां पर एंट्री क्या पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर मोबाइल इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसका एक लेजर बनेगा। क्या चीज का लेजर बनेगा? मोबाइल, मतलब कि मोबाइल कहे तो एसेट्स का लेजर बनेगा, एक कैश का लेजर बनेगा। तो दोस्तों तो आइडेंटिटी हम पहचानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। तो आइडेंटिफाइंग हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं मेजरिंग की। मेजरिंग क्या होता है कि हम लोग मेजर करेंगे पैसे, मतलब कि वो अकाउंट जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है। अगर होगी तो वो मेजर होगा और नहीं होगा तो वो मेजर नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट रिकॉर्डिंग की। मैंने सेकंड पॉइंट मेजरिंग, फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाइंग का चर्चा कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग। दोस्तों अगर हम बिजनेस कर रहे होते, मैंने पहले पॉइंट में ही आप लोगों को बतला दिया कि रिकॉर्ड, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे, तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं दोस्तों? जर्नल बुक में। दोस्तों मैंने पहले पॉइंट में बताया कि सोशल मोटिव, मेरे बताने का पहले पॉइंट में मतलब यह था कि सोशल मोटिव से किया गया कार्य हमारे बिजनेस इवेंट्स को कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए ड्यूल नेचर का होना चाहिए, मतलब कि अगर हमने दिया है तो हमें भी मतलब वापस में क्या मिला, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, कुछ भी रिटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर मोबाइल 50,000 का है, अगर मुझे कोई 10,000 देके भी ले गया मोबाइल, मतलब यहां पे ट्रांजैक्शन हो गया है, मतलब ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिसको हम रिकॉर्ड कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फोर्थ टर्म क्लासीफाइंग। दोस्तों क्लासीफाइंग, जैसे कि अब हमने जर्नल बुक तैयार कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया उस ट्रांजैक्शन को। होता क्या, जर्नल बहुत ही बड़ा चिट्ठा हो जाता है। अब मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, अब उसको क्लासिफाइड करेंगे ना टर्म बाय टर्म। जैसे एक कंपनी है, कंपनी बहुत बड़ी पैमाने पे होता है, कंपनी बहुत बड़ा होता है, वहां पे एक ही चीज, एक ही नेचर का सामान तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है सभी कैश में ले जाएंगे, क्रेडिट पे भी ले जाएंगे। कुछ लोग मतलब कोई मोबाइल ले जाएगा, कोई उससे जुड़ी हुई कोई पार्ट ले जाएगा, तो उस सबका अलग अलग लेजर तो तैयार करेंगे ना। अब मोबाइल ले गया कोई, मोबाइल शॉप में फ्रिज भी बिकता है, फ्रिज कोई ले गया, तो हर अकाउंट, मशीनरी ले गया तो हर अकाउंट को अलग अलग वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तोड़ के अलग अलग उसका अकाउंट बनाएंगे। तो ये अकाउंट हम लोग कहां बनाते हैं दोस्तों? यहां पे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में खाता तैयार करते हैं। वो करते कहां पे हैं? लेजर अकाउंट बनता है। यहां पे क्या बनता है दोस्तों? लेजर अकाउंट।
तो दोस्तों लेजर अकाउंट क्या होता है ये हम बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अब हम बात करेंगे समराइजिंग के बारे में। फिफ्थ टर्म है मेरा समराइजिंग। दोस्तों कंपनी होगी तो शेयर होल्डर भी होंगे, यूजर्स तो होंगे, हमारी कंपनी में कोई यूजर्स तो होंगे। यूजर्स कौन होंगे अब देखते हैं, बात करते हैं कि अब यूजर्स को समराइजिंग से क्या मतलब। दोस्तों हमारे जो कंपनी का सारा डाटा है, हमारे कंपनी का शेयर कोई क्यों खरीदेगा, तो हमारे कंपनी का शेयर खरीदने से पहले वो तो ये कोशिश करेगा ना कि इस कंपनी के बारे में कुछ जाने, उसके विवरण को समझे कि उस कंपनी के पास क्या है। तो वो जानने के लिए कंपनी एक शॉर्ट मतलब समरी एक स्क्रिप्ट तैयार करती है अपनी कंपनी की विशेषता के बारे में, और उसकी कंपनी में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, इस चीज को वो समराइज करता है, एकदम छोटे फॉर्म में लिखता है। दोस्तों समराइजिंग भी आप लोग समझ गए होंगे। अब ये हम किसके लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, कंपनीज के ऑनर के लिए, फिर हमारे यूजर्स, हमारे शेयर होल्डर जो खरीदने वाले होंगे उनके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ टर्म इंटरप्रेटिंग की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी टर्म्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इंटरप्रेटिंग दोस्तों क्या होता है, अब देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि इंटरप्रेटिंग, अब नाम से भी समझ रहे होंगे कि इंटरप्रेट करना, किसी को बढ़ावा देना, इस तरह से वर्ड पे जोर देंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इंटरप्रेट क्या होता है ना, अब आप लोग समझ गए। मतलब हम अगर कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि हम जानने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, अपने आप को बढ़ावा देने की। अगर हमारी कंपनी में, मान लीजिए मैंने कंपनी स्टार्ट की, मान लीजिए मैंने अभी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, तो अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो हम ये देखेंगे शुरुआत में कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो हम चैनल बंद कर देना। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हम लोग आपका सेवा करें, हम किसी की मदद करें, तो हम लोगों को लगातार संघर्षरत रहना पड़ेगा। तो वहां पे इंटरप्रेट रहना पड़ेगा, ऑनर्स को जो है इंटरप्रेट अपने आप को करते रहना होगा कि अगर हमारी कंपनी घाटा में चल रही है या फायदे में चल रही है, इसको जानते हुए भी, और उसे किस तरह से लड़ा जा सकता है, किस तरह से समझा जा सकता है, इसको समझने के लिए हमें इंटरप्रेटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब बात आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। और अब बात करते हैं सेवेंथ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहे हैं इनसे जुड़ी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर्स में मैं उसे क्लियर करूं। तो चलिए दोस्तों मैं आप बात करता हूं आखिरी पॉइंट्स कम्युनिकेटिंग की। दोस्तों जब हमने समराइज किया था तो किनके लिए किया था, शेयर होल्डर के लिए। तो अब बारी आ गई है कि उनको मैं उनके सामने प्रकट करवाऊंगा, मैंने उनको देखने के लिए दूंगा। होता है क्या, कई कंपनी का अपना सिद्धांत होता है, वो अपने यूजर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ऑनर्स को हर साल अपना विवरण सौंपते हैं देखने के लिए। तो यहां पर कम्युनिकेट करेगा अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स के साथ, अपने ऑनर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन खत्म होता है, मेरा डिफरेंशिएशन यहां पे खत्म होता है। तो अब मैं बात कर लेता हूं बस एक सेकंड के लिए, डेवलपमेंट किसने किया था, इसके पिता कौन है, लुकास पेसियोली साहब, जो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपने पहले बुक लिखा था शम्मा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन, और इस बुक से एक टेक्स्ट को अलग किया गया था। जो ये बुक लिखा गया था 1494 ईस्वी में, और इससे एक टेक्स्ट अलग किया गया था, उसका नाम था, एक बुक उसका भी एक नाम दिया गया डी कंप्यूटेशन स्क्रिप्टराइज, और इस बुक के माध्यम से उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। दोस्तों मैंने पिछले क्लास की रिकैप कर चुका हूं, अब बात करते हैं आज की क्लास की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं पिछले क्लास का रिकैप तो कर लिया, अब बात करता हूं इस क्लास पे, आज के टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे। देखिए दोस्तों मैं आज आप लोगों को यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव, 5 उद्देश्य बतलाऊंगा। तो अकाउंटिंग क्यों यूज किया जाता है हमारे लाइफ में मैं बतलाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, नंबर 2, 3, 4, 5 आप लोगों के सामने हैं, आप लोग लिख सकते हैं हमारे साथ साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बतलाता हूं 1 by 1। पहला है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दोस्तों इससे आप लोग समझ चुके होंगे, एक लाइन में ही मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है, और आप लोग खुद समझ सकते हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन कि यहाँ पे कह रहा है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो आप लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि हम लोग जो है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स करते हैं। मैंने डिफाइनेशन में भी इसका बात किया था, लेकिन यहां पर कुछ खास ये है कि हम लोग करते क्यों हैं, इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों कि हम लोगों को जरूरत इसलिए पड़ी
क्योंकि होता था आमतौर पर छोटे बिजनेसमैन तो हर चीज को याद रख सकते हैं। अगर एक पान के दुकानदार हैं, एक नॉर्मल दुकानदार हैं, तो वो याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही पान वाले से आप जाके पूछिएगा कि भाई साहब आपके पास कौन सामान कितना पीस बचा हुआ है, क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है कि हमने कितना सेल किया है, नहीं किया। किसी भी बिजनेसमैन के लिए आमतौर पर बिजनेस देखा गया है आमतौर पे कि बिजनेसमैन को कोई भी चीज याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग हमें वहां पे हेल्प करता है। जैसे ही हर सेल परचेज हम जो भी करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के माध्यम से वो हमें हेल्प करता है। इसलिए पहला टर्म्स मैंने क्या लिया? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, मतलब इसलिए हम लोग तैयार करते हैं क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि बिजनेसमैन कोई भी चीज को आसानी से याद नहीं रख सकता, अपने माथा पे मेमोरीज पे बर्डन नहीं रख सकता। इस कारण से हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं और अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है रिकॉर्ड करने में। तो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या हुआ? टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड पॉइंट कहता है टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। देखिए दोस्तों हम बिजनेस कर रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लॉस में सफर करते हैं, कई बार होता है प्रॉफिट जाते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट ही जाता है, शायद ही जो है लॉस जाता है। लेकिन इसको जानने के लिए हमें क्या हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम बिजनेस करते 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 साल अंत होता है और हम कह देते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ। नहीं, वो हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है, क्योंकि वो जो हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस के माध्यम से, वो जो हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं उसके माध्यम से हम ज्ञात कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस में कितना लाभ हुआ है, शुद्ध लाभ क्या है, शुद्ध हानि क्या हुआ। तो दोस्तों इसको हम अकाउंटिंग की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। दोस्तों मैं गो थ्रू कर दूंगा लास्ट में, आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आप लोगों को अच्छा समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट कहता है टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब आप लोग क्या समझते हैं इससे? कि देखिए दोस्तों फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मतलब कि कोई भी टर्म, अब बात फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अब हम जो बिजनेस कर रहे होते हैं तो कई बार होता है क्या, हम बिजनेस करते करते कई प्लानिंग करते हैं बिजनेस से जुड़ी। कौन नहीं अकाउंटिंग करता है? हर लोग अकाउंटिंग करते हैं, कहे तो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सब करते हैं। तो इसमें कहता है कि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उसको सही ढंग से निर्णय लेना चाहिए। हम लोगों को निर्णय हम लोग लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसका योगदान होता है? अकाउंटिंग का। तो दोस्तों क्लियर करके समझिए इसको एक साथ जोड़ करके कि हम जो बिजनेस कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस के बीच में डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, थिंक करते हैं। तो ये जो हम करते हैं किसकी मदद से करते हैं? अकाउंटिंग की मदद से। अकाउंटिंग हमें ये करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्लियर होता है, इसका नाम आप पढ़ सकते हैं टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये उसको बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं चौथा, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। दोस्तों टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस में हम बात करेंगे कि हमारे बिजनेस की, व्यवसाय का हालात कैसा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। किसकी मदद से? अकाउंटिंग की मदद से। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग की मदद से हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस के पोजीशंस हमें पता रहे कि हमारे बिजनेस कहां तक आए हैं, क्या सक्सेस है या नहीं। तो बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं वहां पर 2 हैंड होता है, एक लिएबिलिटीज और एक एसेट्स हैंड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड लिएबिलिटी और राइट हैंड क्या होता है? एसेट्स। मतलब लिएबिलिटीज को हिंदी में कहें तो दायित्व, एसेट्स को अगर हिंदी में कहें तो संपत्ति। तो दोस्तों तो हम लोग को दायित्व मेरा क्या है बिजनेस के प्रति और हमारे बिजनेस में संपत्ति कितना है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फाइनेंशियल वित्तीय हालात को जानने की कोशिश करते हैं। किसकी मदद से? अकाउंटिंग की मदद से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आज के आखिरी पॉइंट पे हम बात करते हैं टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों अगर हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमारे बिजनेस में काफी सारे व्यवधान आते हैं, टैक्स से जुड़ी समस्याएं आती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं किससे? अकाउंटिंग की मदद से। तो यहीं पे कहा गया है कि टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स,
मतलब जैसे हम टैक्स पेइंग में कुछ मिस्टेकिंग करते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी या इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ी, दोनों से जुड़ी कुछ हम जब गड़बड़ी करते हैं, जैसे हम उसको सही ढंग से फाइल करना चाहते हैं, सही ढंग से रखना चाहते हैं, सही प्रारूप से हम उसको पे करना चाहते हैं, या फिर उसको कुछ भी ढंग से मतलब कि अकाउंटिंग वे में करना चाहते हैं, तो ये हमें हेल्प कौन करता है? टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग्स के उद्देश्य आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर कि सबसे पहले कि हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसको उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक वे में ताकि हमें आसानी हो। सेकंड पॉइंट क्या करता? ताकि हमें आसानी हो शुद्ध लाभ और हानि को निकालने में। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमें डिसीजन लेने में आसानी हो। हमारे बिजनेस की हालत हमें पता रहेगी तो हम बिजनेस में डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। अगर हमें एसेट लिएबिलिटीज के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा, चौथा पॉइंट में जैसा कि मैंने बताया है, तो हम बिजनेस में कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, टू मीट लीगल, अगर हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, मतलब हमारे साथ कोई व्यवधान नहीं आएगी, तो फिर अकाउंटिंग्स का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो होता क्या, कई बार हम बिजनेस कर रहे होते तो नुकसान या फिर व्यवधान रास्ते में काटा तो आता रहेगा। आमतौर पे लाइफ में भी आते रहते इस तरह के काटे, लेकिन अकाउंटिंग्स में भी आते हैं। तो टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसकी मदद से हम अकाउंटिंग्स की मदद से हम उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का क्लास पहले क्लास के मुकाबले आज आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन टर्म्स को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि मैं आमतौर पे देखे गए बड़े बड़े टीचर्स यूट्यूब के माध्यम से इंग्लिश में बतलाते हैं और होते हैं क्या है कि स्टेट बोर्ड के छात्र नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए आया हूं। देखिए, मेरा मुख्य एम यही है कि हमारे गांव का बच्चा भी पढ़े, मतलब कि स्टेट बोर्ड के छात्र भी पढ़े। हमने देखा यूट्यूबर सब क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो हमने भी सोचा कि अगर वो लोग सीबीएसई को कर रहे हैं तो हम बिहार बोर्ड को क्यों ना करें, मतलब स्टेट बोर्ड को क्यों ना करें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टेट बोर्ड के लिए अपना कदम उठाऊं और मैंने स्टेप्स उठाया। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल्स को, ताकि आपका सब्सक्राइब जो है हमें एनर्जी प्रदान करता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बाय बाय।